मैं तो सलाम करता हूँ पुराने शहर की जनता का, जो एक चट्टान की तरह खड़े होकर इन तमाम झूठ बोलने वालों का, इन तमाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कमज़ोर करने वालों का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने बता दिया कि ये जो हमारा यहाँ पर जो कंपोजिट कल्चर जो एक मजबूत है यहाँ पर, हम उसको और मजबूत करेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि बीजेपी का झूठ का करिश्मा यहाँ पर नहीं चल पाया। सर, एक दो बयान जो यहाँ के जो दो बड़े नेता आए थे, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाग्यनगर के भाग्योदय का समय शुरू हो गया है। जेपी नड्डा ये कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति का खात्मा जो है इस चुनाव के बाद से शुरू होगा। अच्छा, सैफरॉन स्ट्राइक की बात हो रही है, आपने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक की बात की थी, वो उन्होंने ये कहा कि हमने हैदराबाद पर सैफरॉन स्ट्राइक कर दिया है। 4 से 48 हो गए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी इससे चिंतित हैं? ना, मैं कोई चिंतित नहीं हूँ। अब इनकी ये कामयाबी के बाद अगर कोई इतना ज़्यादा बोलेगा कि भाई ऐसा हो गया, फुलां हो गया, आसमान से तारे गिर रहे हैं बीजेपी की झोली में, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि जीएचएमसी एक अलग एरिया है और मेनलैंड तेलंगाना अलग है। और मुझे यकीन है कि मेनलैंड तेलंगाना में, और बाद में 8-9 महीने के बाद हैदराबाद में भी चेंज हो जाएगा, वो एक रीजनल होप्स एंड एस्पिरेशंस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, रीजनल फीलिंग्स के ऊपर। और जिसका सही मानों में आप देखेंगे तो बीजेपी जब कॉन्टेस्ट में भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। सर, 2023 की बात अब करने लगी है बीजेपी। उनका ये कहना है कि अब यहाँ पर तेलंगाना में उनका मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने हैदराबाद के चुनाव में किया। हाँ, वो बोल सकते हैं बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तो सब बोल सकते हैं ना। मगर हैदराबाद के ऊपर तो सर्जिकल स्ट्राइक पुराना शहर कहा तो ख़त्म हो गया, वहाँ पर हार गए। तो ये बोलते हैं, बोलने दीजिए। तेलंगाना की जनता बता देगी कि तेलंगाना के रीजनल होप्स एंड एस्पिरेशंस के ऊपर कौन जीतेगा। इस माहौल में भी सर आप 3 हिंदू उम्मीदवारों को जिता पाने में कामयाब रहे। उस कामयाबी की वजह आप क्या मानते हैं, कैसे ये मुमकिन होगा? नहीं, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पुराने शहर की तमाम जनता ने, चाहे वो किसी मज़हब से या बिरादरी से या किसी और स्टेट से आकर जो रहते हैं, उन सब ने फैसला लिया कि भाई हम पुराने शहर की तौहीन को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो बीजेपी ने तौहीन की है, इसका हम जमहूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया और बीजेपी को शिकस्त उठाना पड़ा यहाँ से। अब वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं सर। आपने पहले भी कहा था कि जीएचएमसी के बाद आप वेस्ट बंगाल की तरफ ध्यान देंगे, बात करेंगे। क्या आपने पहले ये कहा है कि कांग्रेस आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल पार्टी है, लेकिन टीएमसी से क्या आपकी कोई दुश्मनी है? क्या ममता बनर्जी के साथ गठबंधन का कोई भी स्कोप रहेगा अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं? पहले हमारी एमआईएम पार्टी का फैसला होगा। हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार हजरात हैं वेस्ट बंगाल के, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे बात करेंगे। और जब कोई नतीजे पे हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। और जब वो नतीजा अगर ये होता है कि इलेक्शन लड़ना, तो इलेक्शन लड़ेंगे। जब ये नतीजा सर साल 2020 से पहले हो जाएगी इसकी, क्योंकि आपने कहा था कि नहीं, क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शन आ गए इसलिए हम नहीं कर पाए। अब ये हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं जब आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो भी आप एक वोट कटर की तरह काम करेंगे, वोट कटवा आपको लगातार कहा जाता है। वेस्ट बंगाल के बारे में अभी से ये कहा जाने लगा है कि अगर आप वेस्ट बंगाल पर जाकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को उससे सीधा फायदा हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये इल्ज़ाम तो हम जब तक ज़िंदा रहेंगे लगता रहेगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ना इसका हम पर कोई असर पड़ता है। इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का अहम फरीज़ा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब जीत हार तो ये जनता तय करती है। जिसके मुक़द्दर में अगर अल्लाह लिखा कामयाबी तो कोई रोक नहीं सकता है। जिसके मुक़द्दर में शिकस्त लिखी है तो यकीनन शिकस्त होगी। पर हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। मैं इन इल्ज़ामात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इनके इस तरह के इल्ज़ामात से मेरे हौसले और अज़म में और इजाफा होता है।